मैं एक फंक्शन में गया हुआ था। वहां पर मेरे पास एक आंटी आई एंड उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि प्रदीप, अगर मैं अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचकर घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाऊं तो ये जो ज्वेलरी जब मैं बेचूंगी तो यहाँ पर मुझको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? बट वो इस बात को करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी वहां पर। तो मैंने उनको बोला, अभी आप मिलो जुलो, वीकेंड में मैं आपके पास आऊंगा चाय पीने एंड वहां पर डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या इस तरह के ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स देना पड़ेगा? जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस फंक्शन के नेक्स्ट वीकेंड में मैं उनके घर पर गया एंड वहां पर हमने ये सारा मैटर डिस्कस करा। बेसिकली इनकी सिचुएशन थी दैट इनको अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचकर जो इनका एग्जिस्टिंग घर है उसके ऊपर इनको 2 फ्लोर और ऐड करवाने थे, जिससे रेंटल इनकम आने लग जाती एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती। ये इनका पूरा मोटिव था। अब यहां पर इनको आंसर करने के लिए सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हो, ज्वेलरी बेचकर या फिर कोई और एसेट को बेचकर घर के अंदर रेजिडेंशियल घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो एंड अगर वो कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर कंप्लीट हो जाती है फ्रॉम द सेल ऑफ दैट ज्वेलरी, दैट कैपिटल एसेट, दैट एसेट, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इनके लिए जो सिंपल वर्ड में आंसर था वो कुछ इस तरह से है दैट जो भी आप ये सोच रहे हो ज्वेलरी बेचकर घर को बनवाना, यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड जो भी आप ये कंस्ट्रक्शन करवाओगे सेल की डेट के विद इन 3 ईयर ये कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी आपके पास आपके नाम पर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो, ऐसे ही जो ये 3 साल का टाइम पीरियड होता है, जो भी आप ज्वेलरी बेचोगे, अगर आपका पूरा का पूरा पैसा 1 साल के अंदर यूज नहीं होता तो उस पैसे को आपको कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करके रखना पड़ता है। ये बेसिकली एक स्पेशल अकाउंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन होता है। ऐसे ही अगर आपने ज्वेलरी 100 रुपए की बेची तो जो कंस्ट्रक्शन में आपके पैसे यूज होंगे वो 100 रुपए होंगे। अगर वो उससे कम होंगे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। बट अगर वो 100 रुपए से ज्यादा होते हैं तो फिर वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड जो भी ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, जहां पर अगर कम यूज हुआ है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता, उसमें से एक प्रोपोर्शनेट कॉस्ट माइनस होगी। जैसे कि सपोज आज की डेट में आप 100 रुपए की ज्वेलरी बेच रहे हो, बट आपने जब वो ज्वेलरी खरीदी थी तो वो कितने की खरीदी थी? अगर आपको गिफ्ट में मिली थी, शादी में मिली थी, तो उस पर आपको जीरो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अगर आपको वो ज्वेलरी आपने बाद में खरीदी है तो फिर अगर आपके पास उसके बिल्स हैं तो एक एडजस्टेड कॉस्ट उसमें से माइनस हो जाएगी। पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर टैक्स लगेगा, दैट टू आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट ज्वेलरी। ऐसे ही ज्वेलरी बेचकर आपने घर में कंस्ट्रक्शन तो करवा ली, बट उसके बाद आप उस घर को अगले 3 सालों में बेच नहीं सकते। जैसे ही आपने उस घर को बेचा तो फिर वहां पर आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ जाएगा। कैलकुलेशन होगी थोड़ी डिफरेंटली, बट वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड नीडलेस टू से, जो इनकी ज्वेलरी की वैल्यू है, जो ये कंस्ट्रक्शन का अमाउंट है, ये 10 करोड़ रुपए से कम है। अगर ये ज्यादा होता तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता। तो ये तो आंसर था सिंपल वर्ड्स में। अब उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, इस मैटर को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। उनके लिए बेसिकली जो ये इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी आप अपनी कोई ज्वेलरी बेचते हो, कोई एसेट बेचते हो, तो यहाँ पर जो टैक्सेशन होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्सेशन। बेसिकली अगर आपने कोई एसेट रखा हुआ है अपने पास, कोई दूसरा काम करना है, घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, नई प्रॉपर्टी बाय करनी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो आप पुराना एसेट बेचते हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट। मैं लाइन वाइज लाइन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं डिस्कस करूंगा। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन डाल दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा दैट किस किस तरह के एसेट्स इस तरह के ट्रांजैक्शंस में कवर्ड होते हैं। तो अब आपको पता चल गया दैट इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्सेशन। ऐसे ही जो ये टैक्स लगता है ये पूरे सेल प्राइस पर नहीं लगता, ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर लगता है। एंड जो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है इसको कैलकुलेट करने का भी एक स्पेसिफाइड मेथड होता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है, जैसे कि जब आप बेचोगे उसके पेपर्स आपके पास होने चाहिए,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप रिड्यूस करने वाले हो उसके लिए भी आपके पास पेपर होने चाहिए, जैसे कि जब आपने एसेट खरीदा था उसके पेपर, कंस्ट्रक्शन करवाया था सब्सटेंशियल पेपर होने चाहिए उसके आपके पास। एंड जो ये ट्रांजैक्शन है ये बैंक टू बैंक होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कोई बहुत बड़ा एसेट कैश में बेच दिया एंड देन आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसे ही आपको टाइमलाइन काफी ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन के केस में क्या है, अगर आप एसेट बेचकर विद इन 2 ईयर नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। विद इन 3 ईयर कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई प्रॉपर्टी को आपको परचेज करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद एटलीस्ट 3 साल तो रखना ही होता है। एक 10 करोड़ की लिमिट भी है यहाँ पर। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड माइंडेड, जब भी आप इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हो तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो इट्स बेटर एक बार अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें या फिर किसी ऐसे पर्सन से डील कर लें जो कि इस तरह के मैटर्स में डील करता हो, उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो। आप हमेशा सेफ रहेंगे। बिकॉज जो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, यहाँ पर कई बार बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है एंड जब उस पर टैक्स की लायबिलिटी आती है तो वो उतनी ही बड़ी टैक्स की लायबिलिटी होती है एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और ऐड हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह के कोई ट्रांजैक्शन करने बैठोगे आपको हमेशा अपने टैक्स एडवाइजर से तो एक बार जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट्स में लिखो, ट्राई करेंगे आंसर करने का। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।